वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिन्हें हम शॉर्ट में इंडियस भी बोलते हैं। इस सेशन में हम प्रिसाइजली बात करेंगे कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन एएस टू कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट पे किन किन कॉर्पोरेट्स के अंदर हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगाना मैंडेटरी है, उन सब की हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा सेशन ऑब्वियसली मैं लूंगा जिसमें मैं प्रिसाइजली बात करूंगा आपकी बैंकिंग सेक्टर के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में एंड एज वेल एज एनबीएफसी के बारे में। बट आज का सेशन मैं प्रिसाइजली देना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट्स को। आइए शुरू करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे शॉर्ट में या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्यार से इंडियस कहा जाता है। देखो, इंडियस को इंडिया के अंदर जो लॉन्च किया गया था, मतलब जो इंट्रोड्यूस करा गया था, वो 19 फरवरी 2015 के अंदर किया गया था। मींस ऑफिशियल गैजेट के अंदर ये 19 फेब 2015 को आया था। जिस रूल का नाम हम लोगों ने दिया था इंडियस रूल्स 2015 के नाम से। ऑब्वियसली इस पर टाइम टू टाइम एमसीए अपनी अमेंडमेंट्स लाता रहता है कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट आज भी इसे हम इंडियस रूल्स 2015 के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपसे बात करना चाहूंगा किनकी, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट की, कि किन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे ये लगता है। देखो, एएस पढ़ने के लिए हमने सीधा लिमिट उठाई और लिमिट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि भाई इस लिमिट पे ये लगेगा, इस लिमिट पे ये लगेगा, इस लिमिट पे ये एग्जाम्शन है, इस लिमिट पे ये एग्जाम्शन है। जाहिर सी बात है कि इंडियस से पहले बहुत सी कंपनी एएस लगा रही थी और उसमें खुश थी। एकदम से इंडियस लगाना उनके लिए एक बहुत ही ड्रास्टिकल चेंज था, बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज होता कि भाई सारे सिनेरियोज बदल जाते, अकाउंटिंग पॉलिसीज बदल जाती, मींस बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज आता उनके बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर एज पर एज उनके कंप्लायंसेस के अंदर भी। सो हर कंपनी तो इंडियस लेती नहीं। तो शुरू में हमने इसे फेसेस में बांटा। मींस 3 फेसेस में कंपनी के लिए डिस्कस करूंगा इसका। फेस 1, फेस 2, फेस 3 के नाम से करेंगे। भैया ये फेसेस का मतलब है मेरा ड्यूरेशन, कि भाई इस ड्यूरेशन में मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं, इस ड्यूरेशन में मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूं। देखो, जो इसका फर्स्ट फेज था, आप इसे लेवल्स भी कह सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट अगर मैं इसकी फेज की बात करूं तो जो इसका फेज फर्स्ट है वो इसका फर्स्ट ईयर था, और इसका फर्स्ट ईयर आया था 1 अप्रैल 2015 में, जिसमें ये किसी कंपनी पे लगाने के लिए हमने नहीं बोला। हमने बोला जिसको चाहिए वो इसे वॉलेंट्री अडॉप्ट कर ले। भैया वॉलेंट्री अडॉप्टेड का मतलब, वॉलेंट्री अडॉप्शन का मतलब कि भाई अपनी मर्जी से अगर आपको लगता है कि यू नीड टू चेंज, आपको एएस से इंडियस में शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो आप हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनीज एक्ट या फिर एमसीए आपसे स्ट्रिक्टली ये चीज नहीं बोल रही है कि आपको इंडियस ही लगाना है। आज के टाइम पे भी आप बहुत सी कंपनीज को ऐसे देखोगे कि जो इंडियस नहीं लगा रही है, वो ऑब्वियसली वो फेस 1, 2, 3 तीनों से बाहर है तो नहीं लगा रही। बट अगर कोई कंपनी ये चाहती है कि वो इन तीनों फेसेस में नहीं है, बट स्टिल दे वांट टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप उन्हें मना नहीं कर सकते। वॉलंटरी अडॉप्शन इंडिया के अंदर एप्लीकेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वॉलंटरी अडॉप्शन का पहला फेज था, और पहला फेज में आपको बताऊं तो खत्म। ठीक है। इसमें मैं कोई कंडीशन नहीं लिखवा रहा, कुछ भी नहीं लिखवा रहा। हाँ, मैं एक नोट एडिशनल जरूर लिखवाऊंगा कि अगर मान लो किसी कंपनी को, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड आरआईएल को, आज ये लगा कि हमें भाई अपने ऊपर लगाने चाहिए इंडियस, सो वो इस पीरियड के लिए नहीं लगाएगी, उन्हें कंपैरेटिव भी बनाने होंगे। भाई कंपैरेटिव फिगर देनी होती है ना लास्ट ईयर की, सो उन्हें कंपैरेटिव बेसिस पे बनाने पड़ेंगे। कंपैरेटिव अडॉप्शन भी लिख सकते हो इसे, मींस पिछले साल के भी पूरे के पूरे उन्हें प्रिपेयर करने पड़ेंगे कंपैरेटिव बेसिस में, एज पर इंडियस रूल्स। ठीक है। फेज 2 की बात करेंगे इसकी। फेज 2, भैया फेज 2 कब आया? मैंने कहा इसका नेक्स्ट ईयर याद रखना। देखो, फर्स्ट ईयर आपने याद रख लिया 1 अप्रैल 2015, इसका सेकंड आया होगा 1 अप्रैल 2016। इसमें वॉलेंट्री अडॉप्शन नहीं थी। अब हम ले आए क्या? अब हम ले आए मैंडेटरी अडॉप्शन। अब ये मैंडेटरी अडॉप्शन के नाम से ही बताऊंगा मैं इसको ऑब्वियसली, कि भाई इन कंपनी के लिए मैंने मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि आप मानिए, अब ऑब्वियसली 2016 का सिनेरियो मैं अभी नहीं बता सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली उस समय तक मैं इतना इंडल्ज नहीं था इंडियस में ऑब्वियसली।
सो अगर मैं आपसे एकदम फ्रैंकली बात करूं तो इंडियस एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, कि मतलब जिसको कंप्लाई करना है एक्सपेंसिव आपका आ सकता है, मींस आपकी अकाउंटिंग फीस काफी आगे जा सकती है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जो कॉस्ट है आपकी काफी बढ़ सकती है। तो किसी भी कंपनी को जो चेंज करने के लिए, यार अभी इतनी सारी कंपनियां जीएसटी में जो शिफ्ट हुई हैं उनको काफी ज्यादा एक्सपेंसेस बियर करने पड़े। उनका तो यही था कि भाई जो इनडायरेक्ट चल रहा था वही अच्छा था, कस्टम जीएसटी ये कस्टम चल रहा था, आपका आईटीसी ये सब जो चल रहा था, मीन सब चल रहा था, उनका कहने का मतलब ये है। तो हमें ये इतना ड्रास्टिकली चेंज करना क्यों पड़ा? उनका सिंपल ये कहना था कि भाई हमें हमें कंप्लायंसेस अच्छे चाहिए थे। जीएसटी ऑब्वियसली एक अभी के टाइम पे तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बट एक बहुत ही अच्छा विजन है उसका। सो उसी तरीके से इंडियस लगाने का एक विजन ये था एमसीए के पास कि भाई हम अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, इंडियन रिकॉर्ड्स को आईएफआरएस एज वेल एज यूएस गैप से मैच करना चाहते हैं। आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड यूएस गैप्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनसे हम अपने आप को मैच करना चाहते थे लेवल, जो कि एएस अडॉप्ट नहीं कर रहा था। एएस का ये ऑब्जेक्ट, एएस से हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा था। तो अब धीरे धीरे हम इस पे लाना चाहते थे। सो एकदम से अगर हम सारी कंपनियों को बोल देते कि एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो, तो ये काफी मींस इतना अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं हम इसका बियर कर पाते इंडियस का रिलेशन में। सो इसीलिए हमने फेज 1 में बोला जिसको लगाना है लगाओ। फेज 2 में हमने लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों कंपनियां उठाई। पहली कंडीशन, लिस्टेड और अनलिस्टेड कोई भी कंपनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया सब पे लगा दोगे क्या? मैंने कहा नहीं, कंपनी हैविंग नेटवर्थ, याद रखना एएस भागता है टर्नओवर और बोरोइंग्स के पीछे, इंडिया किसी भी उसमें नहीं भागेगा, भले ही वो कॉर्पोरेट की बात करे या नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करे। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ, मीन्स ये नेटवर्थ के पीछे भागेगा, ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर। लो जी, पहला अडॉप्शन आ गया पहली कंडीशन के संग। भाई लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका नेटवर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा का है तो भाई आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा। लिस्टेड है अनलिस्टेड है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये कंप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन बहुत ही इजी, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना होल्डिंग सब्सिडरी। अब एक और चीज याद रखना, एएस सिर्फ बात करता है एच और एस की, होल्डिंग और सब्सिडरी की। इंडियस आपसे बोलता है अगर एसोसिएट भी है और एज वेल एज जॉइंट वेंचर है ऑफ अबव, तो इस पे भी लगा दूंगा मैं। मींस रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड इसमें कर गई, भाई 600 करोड़ का उनका नेटवर्क था, वो उनको अप्लाई करना था 1 अप्रैल 2016 से उन्हें अप्लाई करना था। अब लेट से कोई छोटी सी कंपनी एबीसी लिमिटेड उसी की सब्सिडरी थी, भाई उसका टर्नओवर छोड़ो, टर्नओवर तो बहुत दूर की बात, उसका नेटवर्क भी 20 करोड़ नहीं था, मैं कहता हूं उसका नेटवर्क 20 करोड़ से भी कम था, उसको भी कंप्लाई करना पड़ेगा। उसकी बस कंडीशन ये फुलफिल हो गई कि भाई जो उनकी सब्सिडरी यानी कि होल्डिंग कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, उस पर एप्लीकेबल है, सब्सिडरीज को भी लगाना पड़ेगा। खुद कह रहा है होल्डिंग सब्सिडरीज ऑफ एनी अबव कंपनी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं ना आपको कुछ सेक्शन बता दूं। होल्डिंग कंपनी का जो सेक्शन है वो है 2 सबसेक्शन 46, सारी डेफिनेशन 2 में लिखी जाती है। सब्सिडरी का है 2 सबसेक्शन 87। एसोसिएट का आप कह सकते हो, एसोसिएट का है 2 सबसेक्शन 6। कुछ बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है, बहुतों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट में क्या फर्क है। देखो होल्डिंग का मतलब कि मेरा किसी कंपनी में 50% यानी कि वन सेकेंड ऑफ, मतलब हाफ 50% ऑफ कंपोजिशन है मेरा उसमें, मेरा उस पर पावर है 50% या उससे ज्यादा, तो मैं उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी हूं और वो कंपनी मेरे रिलेशन में सब्सिडरी कंपनी है। अब कंपनी में लोग कहते हैं कि सब्सिडरी और एसोसिएट एकदम सिमिलर है, नहीं। अगर आप किसी कंपनी को अपनी सब्सिडरी कह रहे हो तो उसमें आपका 50% से ज्यादा का वोटिंग राइट होना चाहिए, 50% या उससे ज्यादा। बट एसोसिएट के लिए सिर्फ आपका 20% ही, एटलीस्ट 20% की कंडीशन लगा रखी है 2 सबसेक्शन 6 में, कि सिर्फ 20% है तो भी वो आपकी एसोसिएट कंपनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी, 49 हो जाएगी। बट अगर यही मैं 50 की बात कर दूं तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बनेगी, नो डाउट। ठीक है, और अगर यहां पर जो नेटवर्थ है उसको डिस्क्लोज करा गया है 2 सबसेक्शन 57 में,
तो ये चारों आपको सबसेक्शन एटलीस्ट याद होने चाहिए, सेक्शन विद सबसेक्शन आपको याद होने चाहिए कि भाई होल्डिंग कहां बात कर रहा है, सब्सिडरी की कहां बात हो रही है, एसोसिएट की कहां हो सकती है, और कुछ हो या ना हो, बट ये मैं कहूंगा कि ये नेटवर्थ वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। नो डाउट मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवा के दूंगा 2 सबसेक्शन 57 की। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंड फेज की, थर्ड फेज सॉरी, मींस जो नेक्स्ट फेज है उसकी बात करते हैं। अब आया है हमारा फेज थर्ड, और जिसे लास्ट फेज भी बोल सकते हो। भाई आपने देखा कि फर्स्ट फेज कब आया, 1/4/2015 को, दूसरा 1/4/2016 को, थर्ड फेज, थर्ड फेज आपका आया होगा 1/4/2017 को। भाई इसमें ना लिस्टेड कंपनी को बहुत बुरा लगा होगा इस फेज में, क्योंकि लिस्टेड कंपनी को तो सीधा बोल दिया कि आप लगाओगे इंडियस। कोई भी लिस्टेड कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेटवर्क से, टर्नओवर से तो हम वैसे ही मतलब नहीं रखते थे, आपको लगाना है। भैया क्या कंडीशन रखी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, वहां पर मैंने लिस्टेड और अनलिस्टेड को साथ रखा था, यहां पर मैं लिखूंगा अन, सॉरी पहले लिस्टेड का लिख लेते हैं। लिस्टेड कंपनी हैविंग नेटवर्थ लेस देन 500 करोड़, दर्जन रुपीज 500 करोड़। भाई आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लगाओ, आपको हम नहीं रोकेंगे, आपको लगाना ही पड़ेगा। अनलिस्टेड कंपनी को अभी भी हमने सिक्योर छोड़ा है। भाई आप अनलिस्टेड कंपनी हो, हैविंग नेटवर्थ नेटवर्थ मोर देन ₹250 CR। भाई सिंपल है, लिस्टेड कंपनी, आपकी नेटवर्थ की हमने कंडीशन ही खत्म कर दी। 500 करोड़ से कम कितना हो सकता है, 1 रुपए भी हो सकता है। अब ऑब्वियसली कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी लिस्टेड जिसका नेटवर्थ 1 रुपए भी ना हो, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, कोई भी लिस्टेड कंपनी है 1/4/2017 के बाद उसे इंडिया से अप्लाई करना है अपने ऊपर, विदाउट ये कि भाई उसका नेटवर्क क्या है, उसका टर्नओवर है या नहीं, वो इस बियर एक्सपेंस को बियर कर सकता है या नहीं। भाई एमसीए ने कहा हमें कुछ नहीं पता, 1/4/2017 से वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू कंप्लाई विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अनलिस्टेड कंपनी को भी कर सकते थे, बट अनलिस्टेड कंपनी को नहीं करा, उनको सिंपल बोला कि अगर आप 250 करोड़ तक की रेंज पे हो, 250 करोड़ से ऊपर का आपका नेटवर्थ है, तो आपको लगाना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पर ये 1/4/2016 को 500 करोड़ था, बट 1/4/2017 को इनकी लिमिट कम कर दी गई, बट पूरी तरीके से इन पे कंप्लाई नहीं करवाया गया, बट अनलिस्टेड पे नहीं करवाया गया, लिस्टेड पे पूरी तरीके से कंप्लाई करा दिया। थर्ड आपका सेम रहेगा, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर ऑफ अबव टू कंपनी, अबव टू कंपनी। बता के आया था मैं, होल्डिंग 246, सब्सिडरी 247, एसोसिएट 2 सबसेक्शन 6, जॉइंट वेंचर का सेक्शन अभी मेरे पास है नहीं, तो एसोसिएट का 2 सबसेक्शन 6, सब्सिडरी का 287, होल्डिंग का 246। होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए हमारे उसमें, वो सब्सिडरी कहलाएगी हमारी। एसोसिएट के लिए एटलीस्ट 20% होना चाहिए, बट अगर 50% से ज्यादा हो गया तो वो सब्सिडरी ही बन जाएगी हमारी। ठीक है, ये 3 फेज थे जो हमने इंडिया के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए देखे। मैं अगर एक बार इसकी क्विक रिवीजन लूं तो बहुत जल्दी, 1/4/2015 को एमसीए ने बोला वॉलंटरी एप्लीकेशन है, जिसका मन है लगाओ, जिसका मन है नहीं लगाओ। भैया एक डाउट आया, मान लो 1/4/2015 को मैंने लगा लिया, मेरा टर्नओवर तो छोड़ो, मेरी नेटवर्थ कितनी थी, 100 करोड़ थी, मैंने लगा ली। मैंने कहा लिस्टेड अनलिस्टेड, आपने कहा अनलिस्टेड, मैंने कहा क्यों लगवाया, आपने कहा वॉलंटरी अडॉप्शन थी, मैंने अडॉप्ट कर लिया। अब 1/4/2015 को मैंने अडॉप्ट कर लिया, 1/4/2016 को भी अडॉप्ट करा, बट 1/4/2017 को जब मैंने ये देखा कि मेरी टर्नओवर 250 करोड़ होनी चाहिए, मैंने एकदम से पढ़ी ये रूल्स, तो मैंने सोचा कि आप नहीं लगाता हूं। तो ये याद रखना, जो आपका इंडियस है वो आप चेंज नहीं कर सकते, मीन्स वंस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एवर। इंडियस एक बार लगाना शुरू कर दिया, आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर आप नेटवर्थ पे खेलते रहोगे ना, कि नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा की है तो मैं इंडियस लगाऊंगा, 250 करोड़ से कम की है तो इस साल एएस लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते। वंस एप्लीकेबल, ऑलवेज एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर एवर, ये याद रखना। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं इसकी बात कर रहा था फेज 1, 2, 3 की। 1 पे वॉलेंट्री,
फेज टू की बात करोगे तो दो लिमिट डाली मैंने कि भाई एक लिमिट तो मेरी ये थी कि लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, अगर आपकी नेटवर्थ 250 करोड़ 500 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या लगाओगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भैया उससे कम है, मैंने कहा एस लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप, थर्ड फेज की बात कर रहा हूं, अगर आप लिस्टेड हो, आपका कुछ भी नेटवर्थ है, आपको लगाना है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 1/4/2017 से सारी लिस्टेड कंपनी को आप ये कह सकते हो कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। बट 1/4/2017 से वो अनलिस्टेड कंपनी जिनका 250 करोड़ से ऊपर का नेटवर्थ है, उन सबको क्या लगाना पड़ेगा, उनको भी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा। बट 1/4/2016 को ये जो लिमिट थी 500 करोड़ रखी गई थी, मींस 250 से 500 करोड़ वाले सेफ थे। बट अब आप सिंपल ये कह सकते हो आज की डेट में, अगर आप लिस्टेड हो इंडियस, अगर आप अनलिस्टेड हो तो आप पूछोगे नेटवर्थ कितनी है, मैंने कहा 200 करोड़, आपने कहा मत लगाओ, एएस लगाओ। मैंने कहा 240 करोड़, आपने कहा मत लगाओ। मैंने कहा 256 करोड़, आपने कहा इंडियस लगाओ। क्योंकि 1/4/2017 से आपको 250 करोड़ की लिमिट आप बीट कर चुके हो, तो अगर आप 250 करोड़ से ऊपर उठ चुके हो तो आपको लगाने पड़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये तीन चीजें मैंने बातें यहां डिस्कस करी। उसके बाद मैं सबसे मेजर पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आपका कि ये नेटवर्थ क्या है। ठीक है, ये जो नेटवर्थ की अभी आप बात करके आए हो, ये नेटवर्थ है क्या। नेटवर्थ आप जाके पढ़ सकते हो सेक्शन 2 सब सेक्शन 57 में, जो कि सिंपल एक ही बात बोलता है कि भाई पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है वहां पर, आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा और साथ साथ एक छोटा सा क्रक्स भी दिखाऊंगा। एग्रीगेट पेड अप कैपिटल, इसी से मिलती जुलती आपको वहां पर डेफिनेशन मिलेगी पूरी। एग्रीगेट पेड अप कैपिटल with all the reserves created out of कंपनी प्रॉफिट। भाई वो सारे रिजर्व जो आपने कंपनी की प्रॉफिट से बनाए हैं, भैया कोई एग्जांपल हो जाए। मैंने कहा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये सारे आपके कहां आने चाहिए, आपके इसमें ऐड होंगे। एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम जो आपकी कैपिटल पे मिलता है अगर मिला है तो उसको भी आप इसमें ऐड करोगे। बट यही नहीं होगी, आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शंस भी दे रखी हैं, और डिडक्शन कुछ चीजों की है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। देखो फ्री रिजर्व्स को आप एक्यूमुलेटेड गेन्स भी बोलते हो, तो उसी तरीके से एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इन सबको आपको माइनस करना है। और ये कहां से मिलेंगे आपको, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। कहां से उठाने आपको, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर हम सिंपल में पढ़ना चाहें तो हम इस तरीके का एक फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ का, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसका हम क्रिएट कर सकते हैं। देखना शुरू करिएगा। पेड अप कैपिटल, सबसे पहला पोर्शन, सिक्योरिटीज प्रीमियम दूसरा, थर्ड रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये ऐड करना है आपको, माइनस करने हैं आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। और मैं ये कह सकता हूं ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी राइट ऑफ नहीं हुए हैं, एक्सपेंसेस येट टू राइट ऑफ, इनको माइनस करो, दिस विल बी योर नेट वर्थ। ये आपकी नेटवर्थ की कैलकुलेशन थी। ठीक है, आज के सेशन में हमने पूरा देखा कि भाई इंडियस किस तरीके से कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होता है, किस तीन फेसेस की बात करी हमने। हमने होल्डिंग, सब्सिडरी
और आपके एसोसिएट्स के हमने सेक्शंस देखे सारे के सारे, हमने डिस्कस करा कि किसको आप होल्डिंग, किसको एसोसिएट और किसको सब्सिडरी बोलोगे। उसके बाद हमने पूरी नेटवर्क की कैलकुलेशन देख ली एज पर सेक्शन 257। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।